हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन, डूइंग वेल इन योर स्टडीज। आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हिस्ट्री का दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए सल्तनत क्या होती है, राइट। सल्तनत मीन्स एक बड़ा साम्राज्य जिसपे बहुत से रूलर्स ने राज किया हो, जिसका एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा हो। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। दिल्ली सल्तनत जो है इस्टेब्लिश जो है 12th सेंचुरी में हुई थी। बाय द एंड ऑफ 12th सेंचुरी के में शुरू हो चुकी थी इसकी जो कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन का मतलब है इसका बनना, नॉट कंस्ट्रक्शन मतलब फिजिकल कंस्ट्रक्शन। दिल्ली साम्राज्य की नींव जो है 12th सेंचुरी में ही रखी जा चुकी थी, लेकिन प्रॉपरली जो है ये 13th सेंचुरी में मानी जाती है। 1206 में माना जाता है ये प्रॉपरली तैयार हुई थी, और इसको नाम जो मिला था वो 1210 के बाद मिला था, दिल्ली सल्तनत का नाम। बाय द एंड ऑफ 12th सेंचुरी मोहम्मद गोरी जो था, जो घोट किंगडम का राजा था, उसने दिल्ली पे कब्जा कर लिया और वहां पे उसने अपना राज्य जो है शुरू कर दिया। अब 12th सेंचुरी खत्म होने वाली थी, अभी हुई नहीं थी, तो इसी को बाद में कहा गया दिल्ली सल्तनत। 1206 में गोरी की अचानक डेथ हो गई। उसके 3 जनरल थे उस वक्त जिनको उस वक्त काफी दबदबा था जिनमें से एक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि उसकी आर्मी के कमांडर थे। जब गोरी की डेथ हुई तो वो जो ऐबक थे वो लाहौर पे थे उस वक्त, और जो ऐबक का सक्सेसर था गयासुद्दीन महमूद, वो इतना ज्यादा सक्षम नहीं था। उसको लगा कि वो दिल्ली पे अभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास पहले से ही बहुत, गोरी का साम्राज्य बहुत बड़ा था, काफी कुछ छोड़ के गया था वो उसके लिए। तो उसने जो है दिल्ली जो है ऐबक को दे दी, ऐबक को वहां का सुल्तान बना दिया। ऐबक को जब 1206 में सोवरेन का मतलब होता है पूरी तरह से पावर्स मिल गई, तभी से कहा जाता है दिल्ली सल्तनत की जो है नींव जो है वो शुरू हो चुकी थी। क्योंकि ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का स्लेव था, तो इसलिए कहा जाता है दिल्ली सल्तनत की जो पहली डायनेस्टी थी जिसने यहाँ पे रोल किया वो स्लेव डायनेस्टी थी। 5 डायनेस्टीज ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया: स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी 1191 से 1246 तक रही थी। खिलजी डायनेस्टी 1290 टू 1320, तुगलक डायनेस्टी 1320 टू 1413, सैयद डायनेस्टी 1414 टू 1444 एंड लोधी डायनेस्टी 1451 टू 1557। अब 1557 में ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। इफ यू ऑल नो अबाउट द हिस्ट्री, तो 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी, जो कि उस वक्त दिल्ली सल्तनत का बादशाह था, वो बुरी तरह से हार गया था और मारा गया था। 26 में जब वो मारा गया, तो यहाँ पे जो है मुगलों का राज्य जो है वो इस्टेब्लिश होना शुरू हो गया। बाद में जो है ये मुगल साम्राज्य बन गया, दिल्ली सल्तनत इसका नाम नहीं रहा, क्योंकि मुगलों ने इसको अपने साम्राज्य के अंदर इंक्लूड कर लिया था। अब इसकी अलग से कोई वजूद नहीं रहा था, इसीलिए कहा जाता है 1557 में जो है दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था। पहली डायनेस्टी जो थी वो थी स्लेव डायनेस्टी, जो कि 1206 से 1290 तक रही थी। यहाँ पे करेक्ट कर लेना, दिस शुड बी 1290। इसको ममलुक डायनेस्टी भी कहते हैं अलग क्वारनिक लैंग्वेज में। अब इस स्लेव डायनेस्टी के अंदर भी 3 अलग अलग डायनेस्टीज थी, थे वो सारे स्लेव, लेकिन 3 अलग अलग डायनेस्टीज की हम बात करते हैं। कुतुबी डायनेस्टी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। फर्स्ट इलबैरी डायनेस्टी, जो कि इल्तुतमिश से आई थी। और सेकंड इलबैरी डायनेस्टी, जो कि उस समय के साम्राज्य बलबन, जो कि काफी पावरफुल, काफी शक्तिशाली और काफी दबदबे वाला राजा था, उसके साथ आई थी। ममलूक जो है अर्लियर सुल्तान थे, उनको स्लेव किंग कहते हैं, क्योंकि वो मोस्टली सुल्तान के स्लेव होते थे। फर्स्ट स्लेव किंग जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था। हमने ये सब कुछ पढ़ लिया है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात करें तो वी हैव स्टडीड दैट जब मोहम्मद गोरी की डेथ हुई तो ऐबक ने अपने आप को इंडिपेंडेंट राजा जो है वो घोषित कर दिया और अपना जो है अलग राज्य जो है स्टेब्लिश कर लिया। इंद्रप्रस्थ दिल्ली के पास ही है, दिल्ली में ही है। He served all the connections with Gori kingdom and founded slave dynasty as well as the दिल्ली सल्तनत। उसने खुद को राजा एज्यूम कर लिया, घोषित कर दिया और लाहौर को अपनी कैपिटल बनाया। प्लीज डू राइट दिस पॉइंट कि उसने अपनी कैपिटल किसको बनाया। उसको लाख बख्श भी कहते थे, लाख बख्श क्योंकि उसकी जो प्रजा थी, जो नीडी पर्सन्स थे, जो उनको वो 1 लाख के कॉइन देता था, चैरिटी करता था, दान करता था। क्योंकि वो 1 लाख के कॉइन देता था, इसीलिए उसको कहा जाता है लाख बख्श, लाखों का दाता, लाख देने वाला। उसको वो
कला प्रेमी था, उसको आर्ट का बहुत शौक था, तो उसने बहुत से मंदिर मस्जिद, सॉरी नॉट मंदिर, ही वाज अ मुस्लिम तो मंदिर क्यों बनवाएगा, मस्जिद मॉस्क्यूज बनवाए थे। ऐसा नहीं है कि मंदिर क्यों बनवाएगा, मतलब उस टाइम के ऐसी सोच थी। तो उसने, एक स्कॉलर थे हसन निजामी, उसको छत्र छाया उसने प्रदान करी हुई थी। उसने जो कुतुब मीनार के बारे में हम सब लोग घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं, कुतुब मीनार उसी ने बनाई थी। उसके एक सूफी संत थे ख्वाजे कुतुबुद्दीन बख्तियार, उन्हीं के नाम पे उसने इस कुतुब मीनार को बनाया था, जो कि 72.5 फीट ऊंची है, सॉरी 72.5 मीटर ऊंची है। और अगर हम फीट की बात करें, 230 फीट जो है इसकी ऊंचाई है। ये पत्थर की बनी हुई एक इमारत है जो कि दिल्ली में ही है, लेकिन वो इसको कंप्लीट नहीं करवा पाया था, क्योंकि 1210 में हॉर्स पोलो खेलते वक्त, जिसको चौगान भी कहते हैं, हॉर्स पोलो का मतलब होता है घोड़े से पोलो खेलना, वो खेल रहा था, तो घोड़े से गिर जाने की वजह से उसको काफ़ी चोटें आई थी। ही वॉज सिवियरली इंजर्ड, जिसकी वजह से उसकी जो है डेथ हो गई थी 1210 में। तो इसका काम जो है कंप्लीट नहीं हो पाया था। इस कुतुब मीनार का काम जो है बाद में, जो उसके बाद जो बादशाह आया था, सुल्तान आया था इल्तुतमिश, उसने कंप्लीट करवाया था। उसने बहुत से मॉस्क्यूज यानी मकबरे भी बनाए हैं, जिसमें से एक है कुवान उस इस्लाम मॉस्क्यू जो कि दिल्ली में है, और 2.5 दिन का जौनपरा जो कि आमेर में है। अब अगर बात करें इल्तुतमिश की, वो आया 1211 में, 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के बाद, और 1236 तक उसने जो है राज्य किया था। असल में उसी को दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर माना जाता है, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, एक तो वो ज़्यादा देर तक राज नहीं कर पाया, दूसरी बात उसने अपने साम्राज्य को ज़्यादा फैलाने की, ज़्यादा एक्सटेंड करने की कोशिश नहीं की। उसको एक्सटेंड करने की कोशिश जो है इल्तुतमिश ने करी थी। वो फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो अभी भी जो है गोरी की सल्तनत के अंडर काम करता था, उसके सक्सेसर महमूद के अंडर जो है उसके इन्फ्लुएंस में काम करता था, उसके इन्फ्लुएंस में वो जो है राज कर रहा था। जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर था, जो कि बाकियों से अलग होकर जिसने अपना अलग साम्राज्य स्थापित किया, वो था इल्तुतमिश। तो अगर आए कि फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर दिल्ली सल्तनत का कौन था, तो दैट वाज इल्तुतमिश। वो ऐसा फर्स्ट सुल्तान था जिसने की रिक्वेस्ट करी थी और इन्वेस्टिचर का जो है लेटर भी खलीफा से ऑब्टेन करा था। अब व्हाट इज इन्वेस्टिचर? इन्वेस्टिचर का मतलब होता है जब आप खलीफा को, जो मुसलमान है वो अपने लिए खलीफा को गॉड के समान मानते हैं, उनके लिए गॉड का जो सही रिप्रेजेंटेटिव इस दुनिया में है वो खलीफा ही है। तो किसी ऐसे पर्सन से जिसका काफ़ी वैल्यू हो, जिसका काफ़ी रुतबा हो, उससे आप अगर कहो, जैसे मैंने किसी कंपनी को ज्वाइन किया है, तो उस कंपनी से मुझे जो ज्वाइनिंग लेटर आता है ना, कि यू ऑफिशियल लेटर कि यू आर नाउ ज्वाइंट, उसको आप इन्वेस्टिचर बोल सकते हो। तो सेम वैसे वहाँ पे खलीफा से इस बात की मंजूरी लेना कि यस यू आर दी सुल्तान, यू आर दी बादशाह ऑफ दिस सल्तनत, तो उसको माना जाता है लेटर ऑफ इन्वेस्टिचर। जो कि ये पहला, तो ये एमसीक्यू बन सकता है, हु वाज द फर्स्ट सुल्तान जिसको कि खलीफा से लेटर ऑफ इन्वेस्टिचर मिल गया था, तो दैट वाज इल्तुतमिश। वो टर्क ऑफ ऐबक ट्राइब विच मीन्स लॉर्ड ऑफ मून, वो ऐबक ट्राइब का ही एक हिस्सा था। बिलोंग टू इलबारी ट्राइब, तभी कहते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट इलबारी डायनेस्टी शुरू हुई थी। उसका हाफ ब्रदर का मतलब होता है सौतेला भाई, ने उसको ऐबक को बेच दिया था, इसीलिए वो ऐबक का जो था वो एक तरह से बेचा हुआ गुलाम था, जिसको टर्क कहते हैं। उसने, ऐबक ने उसके साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार किया और उसको अपना सन इन लॉ बना लिया, और बाद में उसको ग्वालियर का इक्तदार बना लिया। इक्तदार होता है, इक्ताज होते हैं, अलग अलग तरह के पोर्शंस डिवाइड होते हैं, जिससे आपको टैक्स लेना होता है, उस टैक्स को इकट्ठा करने वाले को बोलते हैं इक्तदार। 1211 में जब ऐबक की डेथ हो गई, तो इल्तुतमिश ने ऐबक के बेटे आराम बख्श को हरा दिया और खुद दिल्ली का सुल्तान जो है बन गया। अब सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कि उसने अपनी सल्तनत किसको, अपनी कैपिटल किसको बनाया? क्योंकि वो रियल फाउंडर था, तो वो अपना जो सारा साम्राज्य है वो दिल्ली में ही रखना चाहता था। जो ऐबक था उसने अपना जो कैपिटल है वो दिल्ली से बाहर लाहौर में बनाई थी, लेकिन इसने अपनी जो कैपिटल है वो लाहौर से दिल्ली लेके आया था। कुतुब मीनार का काम उसने कंप्लीट करवाया, और अजमेर शरीफ, जहाँ पे आजकल हम माथा टेकने जाते हैं, काफ़ी मानी हुई जगह है, उसको भी उसने जो है कंप्लीट करवाया था। उसने याल्दुस को बैटल ऑफ टेरन में हराया था और उसको मार भी दिया था। अगर याद हो याल्दुस, तो हमने अभी पीछे पढ़ा, गोरी के ही जो 3
मेन पर्सन्स थे, उसमें एक याल्दुस भी था। अपने 8 साल के टाइम में 1126 से लेकर 1234 में उसने रणथंबोर, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, दिस शुड बी 1226, लेट मी करेक्ट इट। यस, 1226 से लेकर 1234 तक उसने बहुत से राज्यों को जीता था, जिसमें से रणथंबोर, मांडवा, बायना, जालर, ग्वालियर, मालवा, भिलसा, उज्जैन और बंगाल जो है उसमें आते हैं। अब अगर हम बात करें इल्तुतमिश के बारे में, थोड़ा और पढ़ने की कोशिश करें, तो उसने सिल्वर तनका, उसने 2 कॉइन इंट्रोड्यूस करे थे, जिसमें एक था तनका जो कि चांदी का बना हुआ था, जो कि 175 ग्राम्स के इक्वल था, और दूसरा था कॉपर का बना हुआ जितल। ये 2 प्रिंसिपल कॉइन्स थे। ये फर्स्ट कॉइन्स थे जो कि दिल्ली से ऑफिशियली जो है अरेबिक जो है इशू हुए थे। उसने कंट्री को एक मोनारिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दी, एक अलग राज्य टाइप की, मतलब मोनारिकल का मतलब होता है राजा, राजसी गवर्नमेंट उसने जो है दी। उसने टर्कने चालगानी, जिसको कि चलीशा भी कहते हैं, यानी 40 पावरफुल सैनिकों, 40 पावरफुल मिलिट्री लीडर्स का एक ग्रुप बनाया, जिसको 40 नोबल्स भी कहा जाता था। ये सारे के सारे नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, रूलिंग एलाइट्स थे। उसी के टाइम में जो मंगोल्स थे वो पहली बार चंगेज खां के नेतृत्व में इंडिया तक आए थे। तो ये क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू कि मंगोल्स पहली बार कब और किसके राज्य काल में इंडिया आए थे। तो मंगोल्स जो हैं और कब आए थे और उनका नेतृत्व कौन कर रहा था। मंगोल्स जब इंडिया आए पहली बार तो उनका नेतृत्व कर रहा था चंगेज खान। वो आए थे इल्तुतमिश के राज्यकाल में, और कब आए थे 1220 AD में। वो क्यों आए थे, उनका एक दुश्मन था जलालुद्दीन, जो कि खीवा यानी ख्वारिज्म का राजा था, वो उनसे भागकर यहाँ पे आया था। छुपने के लिए उसने इल्तुतमिश से जगह मांगी, लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी सल्तनत को बचाने, क्योंकि उसको पता था अगर मंगोल्स एक बार एंटर कर गए, उस वक्त मंगोल्स जो थे उनको हराना वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, काफ़ी पावरफुल थे वो, तो उनसे अभी वो उलझना नहीं चाहता था, वो अपनी सल्तनत की तरफ ध्यान देना चाहता था। तो उसने जलालुद्दीन को शेल्टर देने से मना कर दिया। ये उसकी सबसे बड़ी समझदारी थी, वरना दिल्ली सल्तनत इसके आगे बढ़ ही ना पाती। उसने इक्ता सिस्टम जो है शुरू किया। उसने जो है सैलरी के बदले में अब जगह देनी शुरू कर दी, मतलब किसको कितनी जगह मिलेगी उसने वो डिवाइड करना शुरू कर दिया। उसने रजिया जो है, उसकी जो बेटी थी, उसको अपना जो है हायर बनाया, अपना जो है वारिस बनाया। रजिया सुल्ताना जो 1236 में आई थी इल्तुतमिश की डेथ के बाद, 1240 तक उसने राज्य किया। काफ़ी पावरफुल, काफ़ी इंडिपेंडेंट और काफ़ी कॉन्फिडेंट लेडी थी ये फर्स्ट लेडी सुल्तान है इंडिया की। उसने पर्दा, जो मुसलमान लोग पर्दा पहनते हैं, उसने उसको पहनने से मना कर दिया, और उसने कहा कि वो दरबार में मेल ड्रेस पहन के जाएगी, और उसने मेल ड्रेस पहनकर ही दरबार जो है अटेंड करना घोषित किया, और उसने अपनी आर्मी का नेतृत्व खुद किया। उसने बहुत से वजीर, जिसमें से एक है निज़ाम उल मुल्क जुनैदी, उसको हराया, जो कि उसको अपोज कर रहा था, और उसको हराकर उसने रणथंबोर पे दोबारा से अपना जो है कब्जा कर लिया। उसने इससे पहले जो है सिर्फ टर्क नोबल्स ही जो हैं होते थे, लेकिन उसने नॉन टर्क नोबल्स को भी जो है हाई ऑफिस यानी कि ऑफिशियल पोस्ट पे देना शुरू कर दिया। इसी की वजह से उसको ओपोजिशन भी काफ़ी हुई थी। उसने एक नॉन टर्क नोबल था जमालुद्दीन याकूत, जो कि अब्सीनियन का गुलाम था, उसको उसने एक नोबल, एक ऑफिशियल पोस्ट दे दी, जो क्या थी, मास्टर ऑफ रॉयल हॉर्सेस। जो राजसी घराने के घोड़े थे उनको उसका मास्टर उसने उन्हें बना दिया, जिसकी वजह से उसको काफ़ी ऑपोजिशन भी फेस करनी पड़ी। इसी रीज़न की वजह से कबीर खान और अल्थुनिया, जो कि लाहौर का गवर्नर था कबीर खान, और अल्थुनिया जो कि बठिंडा का गवर्नर था, उन दोनों ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। उसने खुद ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया, और वो विद्रोह को दबाने में सफल भी हो गई। लेकिन जब वो वहाँ से अल्थुनिया, बठिंडा से विद्रोह के बाद, अल्थुनिया को हराने के बाद वापस आ रही थी, तो रास्ते में किसी ने धोखे से याकूत, जो कि उसका उस वक्त उसकी सेना में था, जो कि मास्टर ऑफ रॉयल हॉर्सेस था, जिसको उसने बनाया, उसको मार दिया और रजिया को कैद कर लिया। लेकिन कुछ समय बाद ही अल्थुनिया से शादी करने के बाद उसको छोड़ दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद अब अल्थुनिया और वो जो हैं मैरिड हो चुके थे, और वो बहुत अच्छी तरह से अपने सल्तनत को चला रही थी। लेकिन 1240 में कुछ सालों के बाद ही उसके आपस के जो लोग थे, उसके दरबार के कुछ लोगों ने और कुछ विद्रोहियों ने उसके खिलाफ साजिश रची, और उसको और उसके हस्बैंड को कैथाल के नज़दीक 1240 में
मार दिया। उसके बाद आया नसीरुद्द महमूद, नॉट सो इम्पोर्टेंट, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही। वो इल्तुतमिश का बेटा था। रजिया जब मर गई तो उसने जो है अपना जो है इसको कमांड को संभाला और दिल्ली सल्तनत पे अपना राज किया। वो काफ़ी जेंटल, बहुत ज़्यादा संस्कारी टाइप का था। उसको दरवेश किंग भी कहते हैं, क्योंकि दरवेश का मतलब होता है जो प्योर हो, जो सिंपल हो, जो सबके साथ दयालुता के साथ रहता हो। अब नॉट सो इम्पोर्टेंट, 20 साल तक उसने राज किया, लेकिन उसके बारे में हिस्ट्री में इतना कुछ जाना नहीं जाता, क्योंकि उसने कुछ इतना अचीव नहीं किया। अब आया था इस सल्तनत का एक और इम्पोर्टेंट और शक्तिशाली राजा ग्यासुद्दीन बलबन, जिसका ओरिजिनल नाम था बहादुद्दीन। वो इल्बारी ट्राइब से था, 22 इल्बारी ट्राइब। वो इल्तुतमिश का एक स्लेव ही था। उसने जो है, इल्तुतमिश ने जो चालीसा शुरू की थी, चाहलगानी शुरू की थी, 40 नोबल्स का ग्रुप, उसने उसको खत्म कर दिया। वो एक ऐसा राजा था जिसने किंगशिप के लिए अपने व्यूज रखे। आज तक किसी ने भी अपने व्यूज नहीं रखे थे। उसने कहा कि किंगशिप जो है वो निबायत खुदाई है। नियाबत खुदाई का मतलब होता है खुदा की भक्ति है, एक तरह की। भगवान से हमें ये गिफ्ट मिला है, अगर मैं सुल्तान हूँ तो ये भगवान ने मुझे गिफ्ट दिया। उसने जो कॉइन्स होते थे उन पे जिल्ला लिखवाया और खुद जिल्ले इलाही का टाइटल जो है अचीव कर लिया। जिल्ले इलाही का मतलब होता है परमात्मा की ही परछाई, कि परमात्मा ने मुझे यहाँ पे अपनी परछाई बनाकर आप सबके लिए भेजा है, तो उसको जिल्ले इलाही कहा जाने लगा। उसने अपने आप को कहा कि वो पर्शियन रूलर अफरासियाब जो हैं उसी का जो है वंशज है। उसने पर्शियन मोड में अपने कोर्ट को जो है अरेंज करना शुरू कर दिया। उसने प्रोस्ट्रेशन, जिसको कि शिजदा और पेपस रूल भी कहा जाता है, उसको अपने सल्तनत में लेके आया। उसने एक नई चीज़ शुरू करी जिसका नाम था, जो नोबल्स होते हैं उनके ऊपर, बाकी राजसी लोगों के ऊपर सुल्तान कि सुल्तान बड़ा है, सुल्तान की सुपरमेसी को दिखाने के लिए उसने नवरोज नाम का एक जो है त्योहार शुरू किया, जो कि एक पर्शियन त्योहार था, जिसका मतलब होता है न्यू ईयर डे, ताकि नोबल्स उससे इम्प्रेस हो जाएं। और उसने एक और चीज़ शुरू की कि जो राजा है उसके पैरों को चूमा जाए। उसने एक ऑफिशियल अमीर हाजिब भी अपॉइंट किया, ताकि कोर्ट की जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं उसको जो है कंट्रोल किया जा सके, रेगुलराइज किया जाए। उसने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी को अपने रूल में लेके आया। उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट था उसके रेन का, वो था सप्रेशन ऑफ बंगाल रिवोल्ट। उसके टाइम पे बंगाल ने, अब बंगाल उसके अंडर था, हमने पढ़ा है, इल्तुतमिश लेके आया था बंगाल को दिल्ली सल्तनत के अंडर। बलबन के टाइम पे बंगाल की जो प्रजा थी, बंगाल के जो लोग थे, उसने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। वो उसको दबाने में सफल हो चुका था। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है इवेंट था उसके टाइम पे। उसने एक अलग से मिलिट्री डिपार्टमेंट बना दिया जो बाकी डिपार्टमेंट से अलग होगा, जिसका नाम था दीवाने विजारत और दीवाने अरीज। और उसने एक कोतवाल का मतलब जिसको आप आजकल बोलते हो हेड इंस्पेक्टर, मतलब सबसे ऊपर वाला जो था, वो बनाया। टुगरिल खान को, जो कि बंगाल का गवर्नर था, क्योंकि बंगाल ने रिवोल्ट कर दिया था, उसने उसको हराया। जो वेल नोन हिंदी पोइट है, पर्शियन पोइट अमीर खुसरो, जिसके बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ते हैं, काफ़ी पोइम्स पढ़ते हैं उसकी, जिसको कि पैरट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, वो बलबन के कोर्ट में ही रहा था। बलबन के बाद जो है कैक्यूबाद जो है वो उसका सक्सेसर बना था, लेकिन वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली और इतना ज़्यादा बलवान नहीं था, इसलिए वो ज़्यादा देर तक नहीं रह पाया। बहुत से उसके बाद भी बहुत से जो हैं सुल्तान आए, लेकिन इस डायनेस्टी का जो लास्ट सुल्तान था जिसके बाद ये डायनेस्टी ख़त्म हो गई, वो थी कायूमार्स। उसको जो है जलालुद्दीन खिलजी ने हराया था, और उसके हारने के बाद ही जो है खिलजी सल्तनत जो है स्टार्ट हो गई थी। अब अगर हम पढ़ें जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, 1290 में जब स्लेव डायनेस्टी पूरी तरह से ख़त्म हो गई तो जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी डायनेस्टी शुरू करी। दिल्ली सल्तनत को उसने अपने कब्जे में ले लिया और नाम दिया खिलजी डायनेस्टी का, जो कि शुरू हुई थी 1290 में और रही थी 1320 तक। वो कैम्प खान का बेटा था। उसने रणथंबोर के किले को पर हमला किया और उसको जीता। उसने उज्जैन पे भी हमला किया और वहाँ के जो मंदिरों की मूर्तियाँ थी, जो हिंदुओं की मूर्तियाँ थी, उसने उनको तोड़ दिया। उसने अब अगर पहले क्या थी, लाहौर कैपिटल, उसके बाद इल्तुतमिश के टाइम पे दिल्ली, और उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे किलो खारी को अपनी कैपिटल बनाया। उसने मंगोलों को हराया, जिससे इल्तुतमिश डर गया था। उसके टाइम पे जो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था वो था देवगिरी का हमला,
जहाँ पे उसने हमला किया था, उस समय उसका राजा था यादव किंग राज रामचंद्र देव। अब बात आती है अलाउद्दीन खिलजी की, अनदर इम्पोर्टेंट, वी कैन से दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। उसने जलालुद्दीन खिलजी को हरा दिया और थ्रोन पे, उस राजगद्दी पे अपना कब्जा कर लिया 1296 में। खिलजी डायनेस्टी का सबसे इम्पोर्टेंट रूलर था और फर्स्ट रूलर था जो कि इसको साउथ तक लेके गया था। अभी तक इल्तुतमिश था जो कि इसको नॉर्थ तक लेके गया था, अब आया था अलाउद्दीन खिलजी जो इसको साउथ में भी लेके जाना शुरू हुआ। वो फर्स्ट रूलर था जिसने मंशूर नहीं मांगी। मंशूर अभी हमने पढ़ा, इल्तुतमिश पहला रूलर था जिसको कि ये लेटर मिला था। और अगर हम बात करें फर्स्ट रूलर जिसने लेटर ऑफ इन्वेस्टिचर की डिमांड नहीं की और इस डिमांड के बिना ही अपने आप को जो है सुल्तान और खलीफा का डिप्टी जो है घोषित कर दिया, तो वो कौन था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है सेरेमनी इन विच समवन इज गिवन एन ऑफिशियल रैंक, अथॉरिटी और पावर। अब मैंने बताया भी था बलबन की तरह वो भी बिलीव करता था कि सुल्तान जो है, बादशाह जो है, यहाँ पे भगवान का भेजा हुआ बंदा है और भगवान का जो रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे, इसलिए उसने अपने आप को अलेक्जेंडर घोषित कर दिया। उसने गुजरात, रणथंबोर, मेवाड़, मालवा, जालोर बहुत सी जगह पे हमला किया और उनको अपने आप पे घोषित भी कर लिया। वो एक ऐसा अकेला पर्सन था जिसने कहा, हु प्रिज्यूम टू एडवाइज द किंग वाज अलाउल मुल्क द कोतवाल ऑफ दिल्ली, जो कि राजा को सलाह देने के लिए उसका मानना था कि कोतवाल ऑफ दिल्ली जो है अलाउल मुल्क, वो राजा को एडवाइस देने के लिए है। इन डेक्कन, डेक्कन एक एरिया का नाम है, अलाउद्दीन की आर्मी जिसका की नेतृत्व कर रहा था मलिक फारूक काफूर, उसने रामचंद्र प्रताप रुद्रदेव और वीर बल्लाल को हरा दिया। वीर बल्लाल और वीर पांड्या को भी जो है हरा दिया। इट शुड बी वीर प्रताप 1। अब उसके टाइम पे बहुत सी उसने चेंजेस किए, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं मिलिट्री रिफॉर्म्स के बारे में। अब तक जो है आर्मी जो थी स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, मतलब जो राजा के पीछे खड़ी होते हैं ना, हम देखते हैं फिल्मों में राजा के पीछे कितनी सारी आर्मी खड़ी होती है। इससे पहले स्टैंडिंग आर्मी का कोई ट्रेंड नहीं था। वो पहला ऐसा रूलर था, पहला ऐसा सुल्तान था जिसने परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी का जो है चलन शुरू किया था। अभी तक जो है वो हमने पढ़ा कि जो सैलरी थी वो लैंड की फॉर्म में देनी शुरू होती थी। ये ऐसा पहला सुल्तान था जिसने लैंड जो है वो लैंड की जगह पे जो सैलरी है वो कैश में देनी शुरू करी। सोल्जर्स जो हैं डायरेक्टली रिक्रूट होने लगे आर्मी मिनिस्टर के द्वारा। आर्मी मिनिस्टर जिसको कि अरीज ममालिक भी कहते थे। पे ऑफ ट्रूपर वाज 234 तनकाज अ ईयर, वाइल वन विद एन एडिशनल हॉर्स वाज पेड 78 तनकाज मोर। इंस्टीट्यूटेड द प्रैक्टिस ऑफ दाग, उसने दाग की प्रैक्टिस भी जो है वो शुरू करी। अब दाग की प्रैक्टिस क्या थी? हॉर्स के ऊपर जो है वो स्टैंप लगाई जाती थी कि ये जो घोड़ा है ये राजसी घोड़ा है। हुलिया और चेहरा की उसने पॉलिसी भी शुरू की। हुलिया और चेहरा की पॉलिसी का मतलब है सोल्जर्स के डिस्क्रिप्टिव रोल, कि सोल्जर्स क्या क्या करेंगे, इस चीज की भी जो उसने है पॉलिसी जो है शुरू कर दी। होल्स जो है अब धीरे सीधे ही मिलिट्री डिपार्टमेंट को सेल कर दिए जाते थे। जिसको कि दीवाने अर्ज भी कहा जाता था। उसने 3 तरह के सोल्जर्स जो है इंक्लूड किए। फुट सोल्जर्स, पैदल चलने वाले सोल्जर्स, सोल्जर्स विद 1 हॉर्स, 1 अस्पा, ऐसे सोल्जर्स जिनके पास 1 घोड़ा होगा, सोल्जर्स विद 2 हॉर्स, जिसके पास 2 घोड़े होंगे, 2 अस्पा। तो राइट इट फॉर द MCQs। आर्ट एंड लर्निंग, अब वो भी एक कला प्रेमी था इल्तुतमिश की तरह। उसने जो है बहुत से मॉन्यूमेंट्स बनाए, जिसमें से एक सबसे मशहूर मॉन्यूमेंट है अली दरवाजा, जो कि कुतुब मीनार के पास ही है, देखा होगा आप सब लोगों ने। ही बिल्ट जमायते खाना एट दरगाह ऑफ निजामुद्दीन औलिया एंड महले हजर सिद्ध। ही बिल्ट अ न्यू सिटी कॉल्ड सिरी। उसने सिरी नाम से, सिरी फोर्ट के बारे में आप सबने सुना होगा, सिरी फोर्ट, सिरी नाम से एक नया शहर जो है स्थापित किया। उसने कुतुबी मॉस्क्यू को बड़ा करवाया और एक गेटवे भी वहां पे बनाया। उसने अली मीनार, जो कि कुतुब मीनार के पास ही है, उसको बनाना शुरू किया, लेकिन वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाया। आमिर खुसरो और मीर हसन दहलवी दोनों को जो है उसकी छत्र छाया प्राप्त थी। अब अगर हम बात करें मार्केट रिफॉर्म्स की, तो उसने मार्केट रिफॉर्म्स के बारे में बहुत कुछ शुरू किया। उसने फूड ग्रेन्स, क्लोथ्स, हॉर्सेस, इन सब के लिए अलग एक मार्केट जो है स्टेब्लिश कर दी। उसने दीवाने रियासत और शाहने मंडी 2 ऐसे ऑफिशियल्स किए, अपॉइंट किए, जो कि
मार्केट के प्राइसेस को फिक्स रखने के लिए, रेगुलेट करने के लिए अपॉइंट किए गए थे। उसने एक नई क्लॉथ मार्केट बनाई दिल्ली में, जिसको कि बोलते हैं सराय अदल। उसने इक्ता सिस्टम जो थे, जो कि इल्तुतमिश ने शुरू किए थे, उसको खत्म कर दिया। जो हमने पढ़ा था अभी, उनको सैलरी जो है कैश में मिलनी शुरू कर दी थी उसने। अब उसने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी शुरू किए। उसने जासूसों का सिस्टम शुरू कर दिया, जिसको कि मुहैया कहा जाता था उस समय पे। इससे पहले जासूसों का कोई सिस्टम नहीं था। अब उसने जासूस स्पाइस जो है वो इलेक्ट करने शुरू कर दिए। बारदिस वर ऑल्सो अपॉइंटेड, जिसको आज हम बोलते हैं न्यूज रिपोर्टर, जर्नलिस्ट हम बोलते हैं, वो भी उसने बनाए थे बारदिस। ही रिलाइड हैवली ऑन ट्रेडिंग क्लासेस। अब उसका जो पूरा बिजनेस है वो बंजारों पे डिपेंड करता था, क्योंकि बंजारे जो हैं वो जो ग्रेन्स हैं वो सिटी मार्केट तक पहुंचाते थे। इनिशिएटेड द पॉलिसी ऑफ कंक्वेस्ट एंड एक्सपेंशन ऑफ सल्तनत। उसने एक पॉलिसी शुरू करी कि हमला करो, कब्जा करो और अपनी सल्तनत को बढ़ाओ, जिसको कि खिलजी इंपीरियलिज्म भी कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि उसने रेवेन्यू और एग्रीकल्चर के बारे में क्या किया, तो उसने फार्मर्स को स्टेट्स के साथ डायरेक्ट जो है रिलेशन में लाना शुरू किया। उसने जो बिचौलियों वाला काम था, जो इंटरमीडिएट्स का काम था, वो खत्म कर दिया। उस समय मिडलमैन कौन से होते थे? खुल्स, चौधरीज, मुकद्दम्स, पटवारीज, इन सबको उसने खत्म जो है कर दिया। उसने जबिता रेगुलेशन किया। बिस्वा वाज डिक्लेयर्ड एज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कल्टिवेबल लैंड। इसी को बोलते हैं जबिता रेगुलेशन, कि जो लैंड है उसको मेजर करने के लिए उसने, जिससे हम आजकल गज या हम ये देखते हैं कितने एरिया पे वो चीज़ फैली हुई है, कितने मरले की जगह है, हम ये बोलते हैं कई जगह पे मरला, कई जगह पे गज, कई जगह पे फीट, इस तरह से मेजर करते हैं। तो उस समय उसने कल्टिवेबल लैंड को मेजर करने के लिए जो यूनिट इंट्रोड्यूस किया था उसका नाम था बिस्वा। उसने स्टेट के शेयर को, रेवेन्यू को जो है वो बढ़ाना शुरू किया। उसने उस शेयर का जो है अपने रेवेन्यू का जो है आधा पार्ट गैंगेटिक वेबली में प्रोडक्शन के लिए दे दिया। उसने एक नया डिपार्टमेंट बनाया रेवेन्यू के लिए, जिसका नाम था दीवाने मुस्तखराज। 4/5 शेयर ऑफ खाम्स जो है उसने आर्मी को दे दिए। रिजम्पशन ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ लैंड ग्रांट्स, उसने जो लैंड ग्रांट्स थी, बहुत सी लैंड ग्रांट्स को खत्म कर दिया। उसने हाउस टैक्स, जिसको कि घड़ी और पास्चर टैक्स, यानी कि जिसको आप बोलते हो चराने के लिए आप लेके जाओगे, ग्रेजिंग के लिए लेके जाओगे, उस पर भी उसने जो है टैक्सेशन जो है शुरू कर दिया था। कमिंग टू द नेक्स्ट डायनेस्टी, अलाउद्दीन खिलजी जो है, उसके बाद कोई खिलजी डायनेस्टी में अच्छा रूलर नहीं आया था। अब नई डायनेस्टी आई, तुगलक डायनेस्टी, जो कि आई 1300 में। लेकिन 1300 से 1320 के बीच जो रूलर्स आए उनके बारे में हिस्टोरियंस के पास इतनी नॉलेज नहीं है। जो मेन रूलर था वो था ग्यासुद्दीन तुगलक शाह, जो कि 1320 में आया था। उसका नाम था गाजी मलिक। उसने अपने आप को गाजी मलिक नाम दिया और दिल्ली का सुल्तान बन बैठा 1320 में। वो टर्को इंडियन ओरिजिन का था, मतलब आधा वो टर्किश था, आधा वो इंडियन था, क्योंकि उसका जो फादर था वो टर्किश स्लेव था और उसकी जो मदर थी वो एक हिंदू थी। वो ऐसा फर्स्ट सुल्तान था जिसने अपने नाम के पीछे गाजी लगाया था। उसका सन जो था जोना, उसके बाद आया था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक डायनेस्टी का अगला राजा बनने वाला है। ग्यासुद्दीन तुगलक जो है वो थ्रोन पे, वो राजगद्दी पे 1325 तक बैठा। उसने एक बहुत बड़ा फोर्ट बनाया, बहुत बड़ा किला बनाया, जिसका नाम था तुगलकाबाद। उसने सिविल गवर्नमेंट के लिए एक लॉ बनाया। सिविल गवर्नमेंट के लिए लॉ का मतलब होता है, जैसे आजकल हम IAS IPS पढ़ते हैं, तो ये सिविल गवर्नमेंट है एक तरह की। इसके लिए भी उसने जो है लॉज बनाए। He was on bad terms with the famous Sufi son निजामुद्दीन औलिया, उसके साथ उसकी बनती नहीं थी। The statement हुन्स दिल्ली दुसरत, दिल्ली इज येट फार ऑफ, दिल्ली अभी भी बहुत दूर है, was made by the Sant for Sultan when he was returning from Bengal to punish the Sant। जब वह बंगाल से उस संत निजामुद्दीन औलिया को पनिश करने के लिए वापस आ रहा था, तो उस संत ने उसके लिए एक बात बोली थी, दिल्ली इज येट सो फार ऑफ, दिल्ली तुम्हारी पहुंच से अभी भी बहुत दूर है। वो फर्स्ट ऐसा सुल्तान था जिसने कि एग्रीकल्चर के लिए उसने इरिगेशन पे बहुत ध्यान दिया था। उसने कुएं, नहरें बनानी जो है शुरू करी थी, कैनल्स बनानी शुरू कर दी थी उसे। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि उसको जो है उसके ही बेटे जुन्ना खान ने, जो कि बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से फेमस हुआ, उसी ने 1325 में मार दिया था राजगद्दी लेने के लिए, लेकिन इसके इतने सबूत जो है हमारे पास नहीं है। अगला जो तुगलक राजा था वो था मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि 1325 में आया था और उसने अप्रोक्सीमेटली 26 ईयर्स तक जो है राज किया था। वो ग्यासुद्दीन तुगलक का बेटा था, जिसका ओरिजिनल नाम था जोना, जिसको कि उलग खान भी कहते हैं। उसने एक फेमाइन कोड बनाया, फेमिन इफेक्टेड, फेमिन का मतलब होता है जैसे ये जो कोई कुदरती आपदा आ जाती है उससे लड़ने के लिए उसने एक फेमिन कोड बनाया। उसके टाइम पे दिल्ली सल्तनत जो है काफी ऊंचाइयों को छू रही थी।
क्योंकि वो एजुकेशन को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, तो उसने बहुत सी जो है एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन के उसको काफ़ी नॉलेज थी। उसने एक डिपार्टमेंट बनाया एग्रीकल्चर का, जिसको उसने नाम दिया दीवाने अमीर कोही। उसने जहान पना नाम की सिटी स्टेब्लिश करी। वो ऐसा फर्स्ट सुल्तान था जिसने किसानों को लोन देना शुरू किया था कुएं खोदने के लिए। अभी तक कुएं खोदने के लिए कोई भी लोन नहीं मिलता था, मतलब उसने इरिगेशन पे बड़ा ध्यान दिया था। उसने एक बेटर पोस्टल सिस्टम अप्लाई किया। उसको मिस्टर ऑफ ऑपोजिट्स या पागल राजा भी कहा जाता था उसकी पॉलिसीज की वजह से। उसने जो रेवेन्यू लग रहा था उसको 1/2 तक कर दिया कि अगर आप 10 किलो प्रोड्यूस कर रहे हो, तो प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उसको आपको आधा यानी 5 किलो जो है सुल्तान को देना पड़ेगा। उसने बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लिए, जिसमें उसने टैक्सेशन लगाई। अभी हमने पढ़ा अपनी कैपिटल को वो दिल्ली से कहाँ ले आया, देवगिरी लैंग्वेज पे चलेगी, देवगिरी, जो कि बाद में दौलताबाद बन गई। 1326 में वो यहाँ पे लेके आया था। उसने कॉपर और ब्रास के कॉइन इंट्रोड्यूस किए। अभी तक इल्तुतमिश ने करे थे सिल्वर और कॉपर के, जिसको टनका कहते थे। अब वो ले आया था कॉपर और ब्रास के तनका के बाद। उसको प्रिंस ऑफ मनी ईयर्स भी कहते हैं, क्योंकि उसने बहुत से मॉनेटरी एक्सपेरिमेंट्स किए थे। मनी को लेकर, कॉइन्स को लेकर उसने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उसके बहुत से एशियन कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन थे। जो चाइनीज एम्परर था तैमूर, उसको दिल्ली भेजा गया था बुद्धिस्ट टेम्पल बनाने के लिए। ये हिमालय टेम्पल्स वर डिमोलिश्ड बाय मोहम्मद सोल्जर ड्यूरिंग हिज क्वारजाल एग्जीबिशन। क्वारजाल एग्जीबिशन के टाइम पर जो ये बुद्धिस्ट टेम्पल्स बने थे, मोहम्मद ने इनको तोड़वा दिया था। सुल्तान सेट इबन बतूता, मंगोल एम्परर के जो था चाइना का, उसके कोर्ट में उसने उसको अपना दूत बनाकर भेजा था। इबन बतूता जो है इसके राज से 1342 में गया था और उसको 5 साल लग गए थे चाइना के मंगोल एम्परर तक पहुंचने में। उसने बहुत से, उसका जो नोबेलिटी थी, उसका जो दरबार था, उसमें बहुत से अलग अलग तरह के पर्सन्स थे, इसलिए कहते हैं हिट्रोजीनियस नोबेलिटी। उसका जो वजीर था वो थे ख्वाजा जहान। उसको बहुत सी, क्योंकि उसको पागल राजा कहते थे क्योंकि उसकी कुछ पॉलिसीज इसीलिए थे, तो उसको बहुत से लोगों के जो है विद्रोह का भी सामना करना पड़ा था। अब आए अगले फिरोज शाह तुगलक, जो कि 1357 से 1388 तक रहे। वो मोहम्मद तुगलक का ही एक कजन था और उसने उसको जो राजगद्दी है वो दरबारियों द्वारा मोहम्मद तुगलक की डेथ के बाद दी गई थी। उसको सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है। वो फर्स्ट ऐसा मुस्लिम था जिसने पब्लिक यूटिलिटी की तरफ भी ध्यान दिया था। वो गार्डन्स का लवर था, उसको फूलों से, बागों से बहुत प्यार था। उसने बहुत सी सिटीज बनाई, जिसमें से फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजपुर आती हैं। उसने अशोका पिल्लर, जो कि खिरजाबाद और मेरठ में थे, वहां से वो उनको दिल्ली लेकर आया था। फिरोज शाह ने जो था उसने जाजिया कर लगा दिया था। पहले जाजिया जो है सिर्फ मुसलमानों पे लगता था, लेकिन अब उसने उसको ब्राह्मण्स पर भी लगा दिया था। मेड इक्ता हेरिडेटरी। इक्तास क्या थे, जो जगह मिलती थी, उसने उसको हेरिडेटरी बना दिया कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे आगे ये चलता रहेगा। उसने ऑटोबायोग्राफी है उसकी, उसकी जो है उसकी खुद की जीवनी है, उसका नाम है फुतहत इद फिरोग शाही। उसके टाइम पे जो सबसे ज़्यादा याद रखी जाने वाली कंट्रीब्यूशन है वो थी साइंस और एस्ट्रोनॉमी में। उसने बहुत सी बुक्स लिखी हैं। उसने एक एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो भी बनाया जहाँ पे वो अनएम्प्लॉयड लोगों को पैसा देता था, और उसने एक एंडोमेंट फंड प्रोवाइड किया जो अनएम्प्लॉयड है उनको पैसा मिल जाए, जिसको आप लोग कह देते हो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी कह देते हो आप, बेरोजगारी भत्ता। उसने बहुत से हॉस्पिटल्स खोले जिनको कहा गया दर उल शफा, और जहाँ पे मेडिसिन जो हैं गरीब लोगों को फ्री में दी जाती थी। कुतुब मीनार की अपर स्टोरीज को भी उसने बनाया, जो कि 1368 एडी में बिजली गिरने की वजह से टूट गई थी। उसको फिरोज शाह ने रिपेयर करवाया था, और रिपेयर करवाने के बाद उसने 4th और 5th स्टोरीज तक रिपेयर करवाया था। उसने कुश्क फिरोज और कोटला फिरोज शाह नाम के 2 प्लेस भी बनाए थे, जो कि जमुना नदी के किनारे हैं। दीवाने खैरात जो है, उसने मुस्लिम पेरेंट्स को एक तरह का दीवाने खैरात का मतलब ऐसे होता है जो किसी चीज़ को ग्रांट दी जाती है। हम आजकल खैरात का मतलब कुछ और ले लेते हैं, भीख ले लेते हैं, बट खैरात मीन्स जब कोई चीज़ आपको
ग्रांट की फॉर्म में दी जाती है। तो उस समय के जो मुस्लिम पेरेंट्स थे, जो गरीब मुस्लिम पेरेंट्स थे, उनकी लड़कियों की शादी करने के लिए उसने एक स्पेशल क्रिएट किया था एक अलग से फंड जिसका नाम था दीवाने खैरात, और सैयद आमिर मीरान को उसने इसका इंचार्ज बनाया था। डिपार्टमेंट जो था दीवाने बंगन, उसने वो भी क्रिएट किया था जो कि गुलामों के जो गुलाम थे उनके मुद्दों के साथ डील करने के लिए बनाया था। अब क्योंकि वो गरीबों के लिए और गुलामों के लिए इतना कुछ कर रहा था, तो बहुत से गुलाम जो हैं उसके फौज में आ गए थे। उसके पास 1,80,000 के करीब स्लेव्स जो थे। उसने लैंड की जो असेसमेंट है उसको नापने के लिए एक अलग से सिस्टम बना दिया। अब सिस्टमेटिक वे में जो है इसको मेजर किया जाने लगा, क्योंकि वो गार्डन का लवर कहा जाता है उसको। तो उसने बहुत से गार्डन बनाए थे, बहुत सी एग्रीकल्चर की स्कीम्स बनाई थी, बहुत सी कैनल्स एग्जीक्यूट की थी। कुछ कैनल्स के नाम मैंने दिए हैं यहाँ पे, राजीवाह, उल्लू खानी, फिरोजाबाद कैनल, खक्खर कैनल। कैनल जो है रिवर बुद्धि से निकली है। उसने बहुत से टैक्स लगाए थे, टैक्सेस को बढ़ा दिया था। उसने ओल्ड एज पेंशन देनी शुरू कर दी थी। चैरिटेबल किचन जहाँ पे चैरिटी से जो है पैसा दिया जाता था और गरीबों के लिए फ्री में खाना बनता था। उसने टैक्सेशन पॉलिसी भी शुरू की और उसके टैक्सेशन जो है शहरात जो कि इस्लामिक कानून है उसके अकॉर्डिंग बनते थे। उसने 5 तरह के टैक्सेस लगाए थे। उसके बाद जो है कोई भी ऐसा राजा नहीं आ पाया जो तुगलक डायनेस्टी को आगे लेके आ जा पाए। उसके बाद आई सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी जो है एक तरह की टर्किश डायनेस्टी थी जो कि 1415 से 1451 तक रही। तैमूरिद इन्वेजन एंड प्लंडर हैड लेफ्ट द दिल्ली सल्तनत इन शैम्बल्स एंड लिटिल इज नोन अबाउट द रूल बाय सैयद डायनेस्टी। अभी हमने पढ़ा जो फिरोज तुगलक था उसने तैमूर के साथ पंगा ले लिया था और तैमूर वाज अ वेरी ग्रेट वेरी पावरफुल रूलर। तो उसके हमला करने के बाद दिल्ली सल्तनत की जो बिखर गई थी, और इसीलिए सैयद डायनेस्टी के बारे में ज़्यादा नहीं पता क्योंकि सैयद जो है ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। तो इनमें 2 ही आते हैं, खिज़र खान और मुबारक शाह। खिज़र खान जो है 1414 से 1421 तक रहा था और मुबारक शाह जो है 1421 से 1434 तक उसने राज किया था। अब जो मेन डायनेस्टी है वो आती है लोधी डायनेस्टी, जिसमें मेन 3 राजा आते हैं, 3 सुल्तान आते हैं, जिसमें से पहला नाम है बहलोल खान लोधी का। बहलोल खान लोधी जो है लोधी ट्राइब के जो कि अफगान पश्तून हैं वहाँ से बिलोंग करता था। उसने लोधी डायनेस्टी शुरू की वहाँ पे दिल्ली डायनेस्टी में, इसीलिए इसको बोलते हैं लोधी डायनेस्टी। उसने अपना जो राज्य है वो शुरू किया था महमूद शाह शक्की जो कि जोनापर का सुल्तान था उस पर हमला करके। उसने दिल्ली सल्तनत पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस छोड़ा था और ट्रीटी करके समझौता करके उसने धीरे धीरे दिल्ली पे जो है अपना हक जमा लिया था, लेकिन वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था और उसके बारे में हिस्ट्री में इतना कुछ नहीं जानते हैं। जो मेन आया वो था सिकंदर लोधी। बहलोल लोधी जब 1489 में डेथ हो गई तो उसका जो बेटा था निज़ाम खान उसने पावर ली और उसने अपने आप को अपना नाम चेंज करके निज़ाम खान से सिकंदर लोधी जो है बदल लिया। सिकंदर लोधी यहाँ उसने अपने आप को सुल्तान सिकंदर शाह भी कहलाया। वो इस डायनेस्टी का एक सबसे जाने जाने वाले में से रूलर में से एक है। उसने अपनी कैपिटल अब कहाँ चली गई फिर से दिल्ली से आगरा, और उस समय आगरा नाम की कोई सिटी नहीं थी। अगर आपसे कोई उसने आगरा में अगर कहे कि आगरा किसने इस्टेब्लिश किया तो आगरा वाज इस्टेब्लिश एंड फाउंडेड बाय सिकंदर लोधी। तो अनदर एमसीक्यू। उसने बिहार और वेस्टर्न बंगाल को भी जीता। उसने गाजी सिकंदर जो कि कल्टिवेबल लैंड को मेजर करने का एक तरीका है वो जो है इंट्रोड्यूस किया। सॉरी हियर इट शुड बी 32 डिजिट्स जो कि 32 डिजिट या 32 इंच के बराबर था। सिकंदरा, अगर आप आगरा जाओ तो आगरा के पास सिकंदरा फोर्ट है जो कि सिकंदरा नाम के एक छोटी सी जगह पे है जो कि आगरा के पास ही है। वहाँ पे अकबर की जो है टॉम्ब भी है, अकबर की कब्र भी है, वहाँ पे मकबरा बना हुआ है। वो सिकंदरा इसी के नाम पे बना क्योंकि इसने इस्टेब्लिश किया, इसके नाम पे पड़ा है सिकंदर के नाम पे। वो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसको उसके अंदर धार्मिक जो है पेशेंस नहीं था। उसने जो है हिंदुओं पे, वो मुसलमानों की तरफ था, वो हिंदुओं को पसंद नहीं करता था। तो उसने हिंदुओं पे जाजिया और पिलग्रिमेज टैक्स का मतलब होता है जब आप किसी धार्मिक स्थल पर यात्रा करने जाते हो तो आपको धार्मिक स्थल तक यात्रा करने के लिए भी टैक्स देना पड़ता है। उसको पोइट्री बहुत अच्छी पसंद थी और उसने जो है एक पर्शियन में कुछ दोहे भी लिखे हैं जिनका नाम है गिरला की। उस सुल्तान की सबसे जो बड़ी अचीवमेंट थी वो ये थी कि उसने बिहार को, अभी तक बिहार दिल्ली में नहीं था, बिहार को दिल्ली में नहीं था मतलब दिल्ली सल्तनत के अंदर, दिल्ली सल्तनत का मतलब ये नहीं सिर्फ दिल्ली का एरिया,
दिल्ली सल्तनत मतलब दिल्ली से कंट्रोल कर रहा बहुत बड़े एरिया को, तो उसने बिहार को जो है दिल्ली में मिला लिया था। सिकंदर लोदी ने अपने भाई बरबक शाह जोनापुर को अपने राज्य से निकाल दिया था और उसके सन जो है जलाल खां को राजा बना दिया था और फिर उसको जो है ईस्ट में भेज दिया था बिहार पे क्लेम करने के लिए। सिकंदर लोदी ने क्योंकि वो रिलीजियसली इनटॉलरेंट था, रिलीजन को लेकर वो पसंद नहीं करता था, उसने मथुरा में बने हुए बहुत से मंदिरों को तुड़वा दिया। उसी के टाइम पे जो अकाउंट्स की ऑडिटिंग है, मतलब जो इसको आप बोल सकते हो चेक करना, अकाउंट्स पे चेक रखना, नज़र रखना, उसको देखना कि सब कुछ सही है कि नहीं, वो ऑडिटिंग भी उसने जो है शुरू करवाई थी। अब आया तीसरा मेन रूलर जो कि था इब्राहिम लोदी, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर था। इसी के टाइम पे जो है दिल्ली सल्तनत जो है ख़त्म होनी शुरू हो चुकी थी। पानीपत की लड़ाई के बारे में मैंने शुरू में बात करी, वो इसी के टाइम पे शुरू हुई थी। लास्ट किंग था इस डायनेस्टी का, उसके टाइम पे बहुत से हमले हुए, बिहार जो है उसकी इंडिपेंडेंट घोषित हो गई, बहुत सी पॉलिसीज थी। लास्ट में दौलत खां लोधी फर्स्ट पानीपत की लड़ाई में वो उससे लड़ता हुआ मर गया। ये ऐसा पहला राजा था जिसने जो है गन पाउडर यानी गोलियां, बंदूक ये जो हैं ये शुरू करे थे। अब अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो प्रोविंशनल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, जुडिशियल, ये हम सब कुछ पीछे पढ़ चुके हैं, मैंने बस डिटेल में यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यू कैन स्टडी फ्रॉम इट। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी हुई है, 3 सुल्तान थे जिन्होंने लेटर ऑफ इन्वेस्टिचर जो है जो खलीफा से लिया था, जिनमें से पहला था इल्तुतमिश, दूसरा था मोहम्मद बिन तुगलक और तीसरा था फिरोज तुगलक। लेट मी स्टडी ऑल दिस फॉर यू एज वेल। प्रोविंशनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है इक्तास में डिवाइड हो गया था, इक्तादार उसको देखते थे। अब इक्ता आगे प्रागना, शिक्स, विलेज में डिवाइड होते थे। प्रगना को देखने के लिए मुंसिफ होते थे। विलेज जो है छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेशन में डिवाइडेड था, जो कि पंचायतों के द्वारा देखा जाता था। पंचायत जो है एजुकेशन, सैनिटेशन पे देखती थी। जो मेन गवर्नमेंट होती थी वो पंचायत के कामकाज में दखल नहीं करती थी। जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे रेवेन्यू का जो मेन सोर्स था वो लैंड का टैक्सेस था, हमने पढ़ा अभी हर जगह पे लैंड पे टैक्स लगा हुआ था। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सबसे, जैसे अब हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जज जो है सबसे ऊपर होता है, उस टाइम पे सुल्तान खुद उस पावर पे था। काजी उल कजर जो है चीफ जुडिशियल ऑफिसर था, जो कि हर एक टाउन में होता था। क्रिमिनल्स अगर कोई जुर्म करता था तो उसको बहुत कड़ी सजा दी जाती थी। सुल्तान खुद कमांडर होता था आर्मी का। उसकी आर्मी की 4 डिवीजन होती थी। रॉयल आर्मी जो कि राज दरबार को देखती थी, प्रोविंशनल या गवर्नर आर्मी, फ्यूडल आर्मी और वार टाइम आर्मी जो कि जंग के टाइम पे लड़ने जाती थी। सोशल लाइफ की बात करें तो सोसाइटी को उनकी नेशनलिटी के हिसाब से बांटा गया था, मुस्लिम्स और हिंदूज। अब मुस्लिम को भी आगे 2 भाग में डिवाइड किया गया था, एक जो इंडिया के मुस्लिम्स हैं, एक जो फॉरेन मुस्लिम्स का मतलब ये नहीं है कि कनाडा अमेरिका से आए थे, इंडिया के बाहर का जो एरिया था वहाँ से जो लोग हैं आए हुए थे। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल की अगर बात करें तो लोगों का मेन काम जो था एग्रीकल्चर ही था। और अगर इंडस्ट्री की बात करें तो सिर्फ एक ही इंडस्ट्री थी उस टाइम पे जो कि इंपॉर्टेंट थी, वो थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी इंडस्ट्रीज थे, जैसे पेपर इंडस्ट्री, मेटल वर्क, पर्ल डाइविंग, सैंडल की इंडस्ट्री, सैंडल वर्क इंडस्ट्री यानी चंदन की इंडस्ट्री, स्टोन कटिंग इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री एक्सेट्रा। टेक्सटाइल्स की बात करें क्योंकि वो मेन इंडस्ट्री थी तो उसकी जो है इंडिया के बाहर बहुत डिमांड थी। बंगाल और गुजरात जो है अपनी अच्छी क्वालिटी के फैब्रिक के लिए उस समय सबसे ज़्यादा मशहूर थे। और कॉटन, वुल और सिल्क की बहुत सी अलग अलग वेराइटीज़ प्रोड्यूस की जाती थी। कॉटन पे स्टोन का वर्क, जिसको आज हम बोलते हैं, स्टोन लगे हुए हैं, नग लगे हुए हैं। उस समय गोल्ड, डायमंड्स लगे होते थे कपड़ों पे। आर्ट एंड कल्चर की बात करें, अभी हमने बहुत पढ़ लिया कि मोस्टली राजा जो थे कला प्रेमी थे, तो आर्ट एंड कल्चर को बहुत कुछ किया। यहाँ पे तो बहुत कुछ बनाया गया था। 3 तरह के स्टाइल से उनका जो है हर तरह की बिल्डिंग बनती थी। इंपीरियल स्टाइल अभी हमने पढ़ा, दिल्ली स्टाइल, प्रोविंशनल स्टाइल, राजसी स्टाइल या हिंदू आर्किटेक्चर स्टाइल, जैसे हिंदू जो है अपना सामान, अपनी बिल्डिंग्स जो है बनाते हैं। लिटरेचर की बात करें तो हमने पढ़ा अभी बहुत से लिटरेचर थे जिसमें थे अलबरेनी, आमिर खुसरो, जियाउल उल बरानी। बहुत से संस्कृत के जो वर्क हैं उसको अरेबिक और उर्दू में चेंज किया गया था। अगर अलबरेनू की बात करें, अभी हमने पढ़ा कि जो महमूद गजनी है, अभी हमने ऊपर पढ़ा लिटरेचर में अलबरेनू, तो सबसे पहले वो उसने उसको पैटर्नाइज किया था। उसने संस्कृत को पढ़ा और संस्कृत को फिर अरेबिक में ट्रांसलेट किया। उसने उसको उपनिषद और भगवद गीता जो कि हिंदुओं की पवित्र किताब है वो बहुत अच्छी लगी। और उसने तारीख उल हिंद नाम की एक किताब लिखी है जिसमें उसने उस समय की इंडिया के कंडीशन के बारे में बताया। तो हमें दिल्ली सल्तनत की कंडीशन के बारे में, दिल्ली सल्तनत कैसी थी, कैसे हुई, इसके बारे में हमें उसकी किताब तारीख उल हिंद से पता जो है चलता है।
आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो डू कमेंट ऑन माय वीडियो। ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई क्योंकि दिल्ली सल्तनत अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। आगे से मैं कोशिश करूँगी वीडियो थोड़ी छोटी बनाने की, लेकिन डू watch all the video, do listen all the lecture, all the topics I have discussed here, because these are very important for the MCQ point of view। दिल्ली सल्तनत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे आप बैंक एग्ज़ाम की बात कर रहे हो, चाहे आप सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हो, ये काफ़ी अच्छी है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो डू कमेंट और डू मैसेज मी, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।